निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भाजपा 2024 में भी जीत की बड़ी लकीर खींचना चाहती है। लिहाजा भाजपा ने प्रदेश के हर क्षेत्र की किलेबंदी जोरदार तरीके से शुरू कर दी। दरअसल 2024 के चुनाव को देखते हुए भाजपा के अवध क्षेत्र की बैठक बेहद अहम है, क्योंकि इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य सरकार के 8 मंत्री, 20 यूपी विधान परिषद के सदस्य, 61 विधायक, 13 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य जो आज इस बैठक में शामिल भी हुए हैं। अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है और यहाँ पर आप देखिए अवध क्षेत्र की बैठक में खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। इस बैठक में 2024 के चुनाव की रणनीतियों के साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को क्या कदम उठाने हैं, इस पर पूरा फोकस किया गया है। सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और तेजी के साथ एक एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ करके जन कल्याण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना। लखनऊ के साथ साथ कानपुर में भी बीजेपी की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के बड़े पदाधिकारी, यूपी सरकार और केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में मिशन 80 को पूरा करने और 30 मई से शुरू होने वाले भाजपा के महासंपर्क अभियान को लेकर रणनीतियों पर मंथन हुआ। बैठक होकर और एक अभियान शुरू होगा जो 30 जून तक चलेगा। इसमें हम सभी के घर घर तक जाएंगे और इसमें हमारी चुनावी रणनीति कि कैसे हम लोकसभा की 80 से 80 सीटें जीतें। जाहिर है निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद अब भाजपा ने 2024 में महाविजय की महातैयारी शुरू कर दी है। यूपी निकाय चुनाव में परचम लहराने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अब 2024 चुनाव को देखते हुए रालोद अध्यक्ष पश्चिमी यूपी की रणभूमि में उतर चुके हैं और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने अपने पुराने गढ़ रहे बागपत से मिशन 2024 की शुरुआत की। धन्यवाद रैली के साथ ही समरसता अभियान के जरिए 2024 का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन एक दूसरे का सम्मान हो और एक दूसरे पे हम लोग विश्वास करें और निर्भर रहें और ग्रामीण समाज को एकजुट होना ही पड़ेगा। जैन के शक्ति प्रदर्शन में रालोद विधायक मदन भैया और अजय समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि समरसता अभियान के तहत गांव-गांव में लोगों से मिलकर जनाधार बढ़ाने की कोशिश है। युवा किसान समेत सभी वर्गों में मजबूत पैठ बनाने का प्लान है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ दलित गठजोड़ पर भी फोकस है। गली गली जाकर आम मुद्दों पर चर्चा कर खतौली मॉडल की तरह तैयारी हाल ही में हुए निकाय चुनाव में रालोद ने पश्चिम यूपी में बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि रालोद ने मेयर की किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन नगर निकाय की 23 सीटों पर रालोद ने परचम लहराया था, जिसमें पश्चिमी यूपी की 9 नगर पालिका परिषद और 14 नगर पंचायत में जीत दर्ज की थी। सबसे अच्छा प्रदर्शन बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में रहा। इस प्रयास के पीछे जो मेरी भावना, मूल भावना है, उस भावना को लोग समझें। लगता है कि हवा बदलेगी, जनता का मन है, कोई जनता किसी की गिरवी नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई अखिलेश और जयंत चौधरी की दोस्ती बरकरार रहेगी या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। निकाय चुनाव के दौरान दिखी नाराजगी आम चुनाव आते आते खत्म होती जा रही है। निकाय चुनाव में जहां सपा रालोद कई सीटों पर मुकाबले में आमने सामने थी, वो कड़वाहट शायद अब दूर हो गई है, क्योंकि मिशन 2024 के लिए मैदान में उतरे जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। अखिलेश जी तो सब सही चल रहा है, आगे दिखेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है और आगे और मजबूती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष, आज हम विपक्ष में हैं और सरकार में कैसे जाएं, यही तो सवाल है। जयंत चौधरी ने न सिर्फ अखिलेश से दोस्ती बरकरार रखने की बात कहते हुए भाजपा के खिलाफ लड़ने की बात कही, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लेकर भी संकेत दे दिए हैं और कांग्रेस के लिए दिल खोलकर तारीफ की है। तो कांग्रेस विपक्ष का रोल तो अदा कर ही रही है और ये समय ही बताएगा क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह के गठजोड़ बनते हैं, कैसे कांग्रेस मुकाबला कर पाती है। जयंत के मुंह से कांग्रेस की तारीफ को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच अब जयंत कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। हालांकि जयंत से पहले अखिलेश यादव भी कांग्रेस को लेकर बड़ा इशारा कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के संग्राम में यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। सीएम योगी ने लखनऊ आवास पर 6 जिलों के नवनिर्वाचित मेयरों से मुलाकात की और शुभकामनाएं देते हुए अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कुछ अच्छा और कुछ नया करने का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित नगर निगम मेयरों से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने सभी मेयरों को विजय पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएम मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर अपने अपने नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने नगर निगमों की आय बढ़ाने से लेकर क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण के साथ ही जनप्रतिनिधियों के समर्थन के साथ सभी मेयरों को नगर निगमों की एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी से मुलाकात करने वाले मेयरों में मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल, वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे, बरेली के मेयर उमेश गौतम, फिरोजाबाद की मेयर कामिनी राठौर और सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह शामिल रहे। सीएम योगी ने नए मेयरों को उन्हें कुछ अच्छा कुछ नया करने का सुझाव दिया।
सीएम ने सभी मेयरों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम योगी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कूड़ा प्रबंधन के मुद्दे पर काम करने के निर्देश, बिजली, पानी और सड़क जैसे कॉमन समस्याओं के निदान के निर्देश। सीएम योगी ने अवैध पार्किंग स्टैंड की वैकल्पिक व्यवस्था पर भी जोर दिया। साथ ही विभिन्न माध्यमों से कैसे नगर निगम की आय बढ़ाई जा सके, इस पर भी चर्चा की। इन सबके साथ सीएम योगी ने मेयरों को जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहने और उनके साथ तालमेल बनाकर काम करने के भी निर्देशित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं हाईकोर्ट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है। उन्हें 23 साल पुरानी हत्या के मामले में बरी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। देखिए, अजय मिश्रा और टेनी को, शशि भूषण और पिंकी को, राकेश मामा को और दालू को, और सुभाष मामा को और दालू को, चारों को जो है बाइज्जत बरी किया गया। वहीं प्रभात के परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही। ये सारे गवाह कहते हैं, मतलब जो विनोद गुप्ता गवाह बदला है उसके बारे में जिला जज ने लिखा है कि उसने धमकाया, अजय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा ने धमकाया कि तुम गवाही नहीं दोगे, जब उसके बावजूद उसी आधार पर बरी कर दिया। आपको बता दें कि 23 साल पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। क्या है पूरा मामला? 8 जुलाई 2000 को छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी। लखीमपुर के बनवीरपुर गांव में गोली मारकर हत्या की गई थी। लखीमपुर खीरी के छात्र नेता थे प्रभात गुप्ता। हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी आरोपी थे। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को प्रभात के परिवार और राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। यूपी में इन दिनों 43 साल पहले हुए दंगों को लेकर सियासी पारा हाई है। योगी सरकार की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के फैसले पर विरोधियों ने जहां सवाल खड़े किए, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे साहसिक कदम करार दिया। दरअसल 3 अगस्त 1980 को ईद के मौके पर मुरादाबाद की ईदगाह में हिंसा भड़की और अब 43 साल बाद दंगों की रिपोर्ट को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। भाजपा ने पिछली सरकारों पर रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया है। उसी जो एडीएम रैंक के प्रभारी थे उनको डीएमएसपी के सामने खींच करके क्राउड ने पत्थरों ईंटों से पूंछ करके मार डाला। पुलिस पथराव किया गया, गल शहीद चौकी में आग लगा दी गई, राइफलें लूट ली गई और जो पुलिस के जवान थे उनको उसमें जला दिया गया। रिपोर्ट सार्वजनिक करने के फैसले को लेकर सपा में 2 गुट नजर आ रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम हमने थोड़ी बनाया, जो कुछ भी झगड़ा किया वो तो उनके लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने जी। तो आज उसको टेबलाइज करने का क्या मकसद है? देखिए, मैं इस फैसले को सही मानता हूँ। जनता को मालूम होना चाहिए कि सन 80 में किस तरह का जुल्म हुआ था। सपा के दोनों मुस्लिम सांसद की अलग अलग राय है, लेकिन बसपा ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। ये बड़े मुर्दों को उखाड़ करके बीजेपी के पास इसके अलावा कोई चीजें नहीं बची हैं। बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा। दरअसल योगी सरकार ने दंगे की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया था, जिस पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हंगामा शुरू हो गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में फिर से नया मोड़ आया। तथाकथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्बन डेटिंग जांच कराने के आदेश वाले फैसले पर अभी रोक लगा दी है और चीफ जस्टिस ने मामले को गंभीर बताते हुए फिलहाल यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई को दिए गए आदेश को लागू करने पर रोक लगाई है और कहा है कि मामले की परिस्थिति को देखने के बाद बेहद सावधानी से डील करना होगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मई को तथाकथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जांच की तैयारी होनी थी, क्योंकि 12 मई को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बिना क्षति पहुंचाए एएसआई को जांच करने के आदेश दिए थे। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर का एएसआई सर्वे कराने के मामले में भी मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए जिला कोर्ट से नई तारीख ली है। डर नहीं है तो क्यों आपत्ति लगाना चाह रहे हैं? अगर डर नहीं है तो जांच होने दें। अगर आप हैं, अगर हमको डर नहीं है तो आप जांच होने में क्या दिक्कत है? 22 तारीख को हम ऑब्जेक्शन देंगे। हो सकता है कि विपक्षी इसका रिजवाइंडर देने के लिए कोर्ट से कहेगा तो समय भी आगे भी तारीख बढ़ सकती है। मुस्लिम पक्ष कतई नहीं डरता, ना डरना चाहिए। वहीं धामी सरकार में जंगल के इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है और उत्तराखंड में अब तक 388 मजार और 41 अवैध मंदिरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है।
उत्तराखंड में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है। इसमें न केवल देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में बनाई गई मजारों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि बद्रीनाथ वन प्रभाग के 125 हेक्टेयर भूमि पर बनी कई मजारों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। आंकड़ों पर नजर डाली तो धामी सरकार ने प्रदेश में अब तक अवैध रूप से बनाए गए 388 मजारों को हटाया है। इसके साथ ही 41 ऐसे मंदिर है जिन्हें वन भूमि से हटाने की कार्रवाई की गई है। तो मजार बनी थी अवैध रूप से, तो इसको आज जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी और परिवहन निरीक्षक कोतवाली टनकपुर, SDO इरिगेशन और SO बनवासा के हमारे द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चला गया, जिसमें 2 मजारों को जो है रिमूव किया गया। वहीं अवैध मजारों पर हो रही कार्रवाई पर सियासत भी हाई है। विश्व हिंदू परिषद की नेता सादी प्राची ने कहा कि जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। मजारों जो अवैध मजारे हैं, आज नहीं, मैं कम से कम 15-20 सालों से ये आवाज उठाती आई हूँ। अवैध मजारों पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है। ऐसे में वन विभाग की ओर से जंगलों में अवैध धर्म स्थलों को चिन्हित कर उन्हें हटाने का काम जारी है। घटिया सड़क निर्माण की एक और तस्वीर सामने आई, जहां लोगों ने हाथ से एक दिन पहले बनी सड़क को उखाड़ दिया और PWD के काम को धूल में उड़ा दिया। ऐसे PWD के काम लोगों ने हाथ से ही साफ कर दिया। बता दें कि तस्वीर जौनपुर जिले की है और ये रास्ता जौनपुर मिर्जापुर रोड पर स्थित रामदयालगंज से कैलावर गांव जाने वाला रास्ता है, जहां 24 घंटे के अंदर बनी ये सड़क मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। सड़क बनाने में मानकों की ऐसी अनदेखी हुई है कि कुछ घंटे बाद ही सड़क से धूल उड़ने लगी। और सड़क का आलम यह है कि आप कहीं से भी अगर चुटकी से पकड़ें तो गिट्टी और मिट्टी डामर आपके हाथ में आ जाएगा। सड़क की हालत बेहद खस्ता है। ग्रामीणों ने PWD के काम की न सिर्फ पोल खोली है, बल्कि इसकी शिकायत जिलाधिकारी और XDM से भी की, लेकिन शिकायत के बाद भी किसी अधिकारी ने मामले की सुध नहीं ली है। पर अभी तक कोई भी एक सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर देखने नहीं आया कि सड़क की क्या स्थिति है, यहाँ ग्रामवासियों की क्या शिकायत है, शिकायतों को कैसे दूर करना है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये सड़क ऐसे ही चल रही है। जब हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की तो जो 2-4 कर्मचारी भी थे, अपना बैलेट छोड़ के, अपना रस्सी छोड़ के यहाँ से सारे कर्मचारी जा चुके हैं। आपको बता दें कि घटिया सड़क का ये निर्माण करीब 3 किलोमीटर तक हो चुका है और पूरी सड़क ऐसे ही भ्रष्टाचार की धूल में उड़ रही है और सड़क के खस्ता हाल पर जनता आक्रोशित है। करीब 45 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच भी काशी विश्वनाथ मंदिर में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसे में मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए गर्मी से बचाने समेत कई व्यवस्थाएं की है, ताकि भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो सके। आसमान से बरसते शोलों के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए काशी विश्वनाथ परिसर प्रशासन भी का इंतजाम कर रहा है। पूरे परिसर में जर्मन हैंगर लगाने के साथ ही कूलर पंखे के साथ मैट भी लगाए गए हैं, ताकि 45 से 47 डिग्री वाली गर्मी से श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। व्यवस्था का एकदम अच्छा सरका सुविधा है, तो फैन लगाए बहुत अच्छे, और उसमें से जो पानी भी बूढ़ रहे, एकदम ठंडी, एकदम मस्त हवा लग रही है। गर्मी से राहत के साथ साथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए फूड कोर्ट की भी व्यवस्था की है, जहाँ कम कीमत पर अच्छा खाना मिल रहा है। ये सारे पेट भर जाता है। आज में जितने भी पब्लिक 225 रुपए में पब्लिक खा रही है, अप्रिशिएट करके जा रही है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के रहने के लिए हाईटेक गेस्ट हाउस भी संचालित है, जहां AC से लेकर डॉर्मेट्री तक की सुविधा है। डॉर्मेट्री हमारा ऑप्शन है, डॉर्मेट्री रूम भी है। डॉर्मेट्री 500+ टैक्स पर बेड पड़ेगा और हमारा कॉरिडोर का अंदर ही है, इसलिए हमको जो गेस्ट रुक है उनका ज़्यादा फायदा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, लिहाजा मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ध्यान रखा जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।